गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। ग्रासी का कहना है कि ईरान आने वाले कुछ महीनों में ही फिर से परमाणु बम के लिए यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने दावा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बीते हुए भीषण अमेरिकी हमलों के बाद कही है। अमेरिका का दावा है कि उसके हवाई हमले में ईरान के तीनों प्रमुख परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए हैं। दूसरी ओर ग्रासी का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जल्दी ही फिर से शुरू हो सकता है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान के 3 ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ महीनों के भीतर फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू करने की क्षमता है। BBC के अमेरिकी सहयोगी CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ग्रासी ने ये बातें कही हैं। उनका यह दावा इसराइल और अमेरिका की चिंता को बढ़ा सकता है। ग्रासी ने कहा कि तेहरान के पास कुछ ही महीनों में सेंट्रीफ्यूज के कुछ कैस्केड घूम रहे होंगे और समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर रहे होंगे। ईरान के पास औद्योगिक और तकनीक क्षमताएं हैं, वे चाहें तो अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करने में सक्षम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह साफ नहीं कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा यूरेनियम सुरक्षित कर लिया है। IAEA पहला निकाय नहीं है जिसने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमताएं अब भी जारी रह सकती हैं। पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट में माना गया कि अमेरिकी हमलों ने इस कार्यक्रम को केवल महीनों पीछे धकेला है, न कि पूरी तरह खत्म कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमला कर दिया था। इसराइल ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। ऐसे में उसने तेहरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया है। इसराइल के समर्थन में उतरते हुए अमेरिका ने भी 22 जून को ईरान के फोर्डो और नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमले किए थे। अमेरिकी और इसराइल ने हमलों के बाद दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है कि ईरान को इन हमलों में किस तरह का नुकसान हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना यूरेनियम हमलों से पहले सुरक्षित कर दिया था। ईरान के यूरेनियम पर लगातार कई तरह के दावे हो रहे हैं। आइए हम बात करें DRDO की। DRDO ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी मेहनत के बाद उत्तम आईसा रडार और SRK EW सूट को तैयार किया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी भरकम खर्च किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल टेस्ट के दौरान ये सिस्टम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। इसके अलावा कामयाब होने के बाद भारतीय वायुसेना ने इसका सीमित इस्तेमाल भी किया है। कई जगहों पर इसकी तैनाती भी की गई है। फिर भी HAL का स्वदेशी सिस्टम को छोड़कर इजरायली सिस्टम पर भरोसा करने समझ से परे है। जबकि DRDO अधिकारियों का मानना है कि इन प्रणालियों की तकनीकी क्षमता किसी भी बाहरी देशों से खरीदे जाने वाले सिस्टम से कम नहीं है। फिर भी HAL का यह फैसला दिखाता है कि भारत के भीतर ही स्वदेशी तकनीक को वह प्राथमिकता नहीं मिल रही जिसकी वह हकदार है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब किसी हथियार के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से भारत के स्वदेशी सिस्टम को बाहर कर दिया गया है। इससे पहले राफेल मरीन लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। राफेल मरीन की शुरुआती योजना में उत्तम रडार को शामिल किया गया था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने उत्तम रडार को हटाने के लिए भारी प्रेशर बनाया, जिसके बाद राफेल मरीन के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन से उत्तम रडार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसका साफ मतलब है कि विदेशी कंपनियों के प्रेशर में भारत के स्वदेशी हथियारों को बाहर कर दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ DRDO का आत्मविश्वास कम होगा, बल्कि मेक इन इंडिया के जरिए जिस आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत बढ़ना चाह रहा है वो मुहिम भी कमज़ोर होगा। इसका एक और मतलब ये हो सकता है कि विदेशी हथियार कंपनियां ये तय कर पा रही हैं कि भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स की जगह ना ले पाए और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उस दबाव में झुक जाती हैं। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए दिल्ली स्थित डिफेंस थिंक टैंक IDSA के रिसर्च फेलो राजीव नैन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि DRDO को दरकिनार किया गया होगा। डिफेंस के सामान बनाने में कई सालों का वक्त लगता है और कई बार सालों पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, जिससे आप मुकर नहीं सकते हैं। इसके अलावा कई बार बात क्वालिटी की भी होती है। DRDO ने शानदार रडार बनाया है, लेकिन फिलहाल भारत तमाम बेहतरीन सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए एक बेहतरीन सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहा है। DRDO का रडार भी आगे इस्तेमाल होगा। DRDO के कई हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन किए हैं। कुछ और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हथियारों के सौदे में डिफेंस लॉबी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और जब भारत जैसे देश इसराइल, फ्रांस या अमेरिका जैसे देशों के साथ अक्सर समझौते होते हैं तो विदेशी कंपनियां अपने सब कंपोनेंट्स के लिए प्रेशर बनाती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि स्वदेशी हथियारों का कम से कम इस्तेमाल हो। इसलिए DRDO को बार बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जो यकीनन आत्मनिर्भरता के लिए खतरनाक है। इसलिए अगर भारत को दीर्घकालिक स्वतंत्रता चाहिए तो अपने स्वदेशी हथियारों पर बार बार और लगातार भरोसा करना होगा। भले ही उसमें कुछ दिक्कतें क्यों ना हों, लेकिन बार बार इस्तेमाल से ही स्वदेशी हथियार अच्छे बनेंगे और कुछ सालों के बाद देसी हथियार ही विदेशी हथियारों पर भारी पड़ेंगे। राजीव नयन ने डिफेंस लॉबी की बात को नकारा। उन्होंने कहा कि अगर हथियार में दम नहीं है तो डिफेंस लॉबी भी दम तोड़ देती है। इसलिए हथियारों में दम होना बेहद ज़रूरी है।
HAL ने DRDO की जगह इजरायली सिस्टम को क्यों चुना, इसकी सटीक वजह HAL और DRDO को ही पता होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आत्मनिर्भरता को जरूर दिखाया है। आइए बात करें रूस की। रूस ने शनिवार रविवार के दरमियानी रात को यूक्रेन के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है। इसे दोनों देशों के बीच 40 बीते महीने से चल रहे युद्ध का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। रूस के इस हमले में यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट भी गिरा है। इस जेट को गिरना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है। F-16 अमेरिका का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। अमेरिका से ही यूक्रेन को यह फाइटर जेट दिया गया है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के एक पायलट की मौत हुई है, उसका F-16 लड़ाकू जेट नष्ट हो गया है। इस युद्ध में यूक्रेन का ये तीसरा जेट गिरा है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पायलट ने हमले के बाद F-16 को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह इजेक्ट करने में सफल नहीं हो सका। यूक्रेनी एयरफोर्स ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि उनके पायलट ने अपने ऑनबोर्ड हथियारों का इस्तेमाल करते हुए 7 हवाई लक्ष्यों को मार गया। इसी दौरान एक टारगेट को गिराते हुए उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे का शिकार हो गया। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि रूसी सेना ने रात भर में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। सेना के मुताबिक इनमें से 249 को मार गिराया और 226 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर दिए गए। यूक्रेनी अफसरों का कहना है कि रूस ने शनिवार रविवार के दरमियानी रात यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स के संचार प्रमुख यूरी इहनात ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गई। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों समेत तकरीबन पूरे देश को निशाना बनाया गया। पोलैंड की वायुसेना ने रविवार को बताया कि उन्हें भी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजने पड़े। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.